गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दो समीकरण दिए गए हैं। हमें यहाँ से ये पता करना है कि इन दोनों समीकरण के हल किस प्रकार के होंगे, अर्थात इन दोनों समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होंगे। इसके बाद मान लीजिए कि इन दोनों समीकरण के हमें अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों समीकरण को हमें ब्रज गुणन विधि की सहायता से हल भी करना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसके हल किस प्रकार के होंगे। अब यहाँ एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी आप चेक कर रहे हैं कि समीकरण का हल किस प्रकार का होगा, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि समीकरण के बराबर के उस तरफ जीरो है कि नहीं। अगर समीकरण के बराबर के उस तरफ जीरो नहीं है तो हम कोशिश ये करेंगे कि उस समीकरण को इस तरह से हम सुधार के लिख दें कि जो भी हमें समीकरण मिल रहा है ना, उसके बराबर के उस तरफ हमें जीरो मिले। तभी हम आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि समीकरण का हल किस प्रकार का होगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों समीकरण में हमें बराबर के उस तरफ जीरो मिल रहा है। इसका मतलब इस समीकरण के रूप के साथ हमें अब कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ से हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि इसका हल किस प्रकार का होगा। तो समीकरण के हल के बारे में जानने के लिए हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पहले हम लिख देते हैं a1 बराबर, a1 किसको बोलते हैं, समीकरण फर्स्ट में जो x का गुणांक होता है उसे a1 बोलते हैं। अब समीकरण फर्स्ट में यहाँ x के पहले कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ x का गुणांक 1 है। तो a1 बराबर यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे b1, तो y के गुणांक को b1 बोलते हैं। y का गुणांक क्या है, -3, तो b1 हो जाएगा -3। अब देख लेते हैं c1 को, तो अचर पद को c1 बोलते हैं। अचर पद इसमें -3 है, तो c1 बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा -3। ठीक है। अब फिर इसके बाद यहाँ से आइए हम a2 देख लेते हैं। a2 किसको बोलते हैं, तो समीकरण सेकेंड में x के गुणांक को a2 बोलते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 3 है, तो a2 3 हो जाएगा। अब यहाँ से b2 को देख लेंगे, तो y के गुणांक को b2 बोलते हैं। y का गुणांक -9 है, तो b2 बराबर हो जाएगा -9। अब फिर यहाँ से देखेंगे कि c2 क्या होगा, अचर पद को c2 बोलते हैं। अचर पद -2 है, तो c2 हो जाएगा -2। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम a1 बटा a2 निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम a1 बटा a2 लिखें तो a1 क्या है, a1 1 है और a2 3 है, तो a1 बटा a2 हो जाएगा 1 बटा 3। यहाँ से फिर अब हम b1 बटा b2 निकालेंगे। तो अगर हम b1 को देखें तो इसमें b1 -3 है और b2 -9 है, तो b1 बटा b2 हो जाएगा -3 बटा -9। माइनस से माइनस खत्म, तितरी का 9, मतलब यहाँ हमें मिल गया 1 बटा 3। अब फिर यहाँ हम ये देख रहे हैं कि a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 का। तो जब a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 का, तो यहाँ हमें c1 बटा c2 ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे c1 बटा c2 बराबर। अब देख लेते हैं c1 क्या है, तो c1 तो यहाँ -3 है और c2 -2 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे c1 बटा c2 बराबर -3 बटा में -2, माइनस से माइनस खत्म, हमें मिला 3 बटा 2। अब देखिए यहाँ पे a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों 1 बटा 3 है, लेकिन c1 बटा c2 3 बटा 2 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 जो है ये बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो यहाँ लिखेंगे हम इस चीज़ को कि a1 बटा a2 जो है ये बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 जो है ना ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें ऐसी कंडीशन मिले तो इस कंडीशन में समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ अब हम ये लिख सकते हैं कि इन दोनों समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख दीजिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब जब इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इसका मतलब इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। अद्वितीय हल रहता तब तो हम इस समीकरण को ब्रज गुणन विधि की सहायता से हल करते। तो हमने ये देख लिया कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में हम इस समीकरण को ब्रज गुणन विधि की सहायता से हल नहीं करेंगे। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसे हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।